नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अनुसंधान रिसर्च की इस श्रृंखला में जिस टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं वह है नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स, अर्थात अयादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक के लिए मैं आज मुख्य रूप से इसके दो जो प्रकार हैं इसकी मैं चर्चा आज करूंगा, पूरी तरीके से चर्चा करूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स क्या है, अर्थात अयादृच्छिक प्रतिदर्श क्या है। सबसे पहले हम इसमें जाएंगे कि जब टाइप्स ऑफ सैंपलिंग की बात होती है तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में हमने दो प्रकार बताए थे, एक जो संभाव्य और एक असंभाव्य, जिसको हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो जो असंभाव्य प्रतिदर्श होते हैं, तो असंभाव्य प्रतिदर्श में जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसी के अंतर्गत ये नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स आते हैं। अब ये जो असंभाविता या असंभाव्य प्रतिदर्श होते हैं वो क्या? तो सीधी बात है कि जनसंख्या में से न्यायादर्श की इकाई के रूप में जहाँ पर सबके चुने जाने की संभावना बराबर नहीं होती और सबके साथ पक्षपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उसे ही हम असंभाविता या असंभाव्य प्रतिदर्श या फिर जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम उसको कहते हैं। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि जब जनसंख्या में से न्यायादर्श की इकाई के रूप में जहाँ पर सबके चुने जाने की बराबर संभावनाएं ही नहीं होती है और पक्षपात की भी संभावना बढ़ जाती है, तो उसी के अंतर्गत चूँकि ये जो आपका नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स है उसी के अर्थात असंभाव्य प्रतिदर्श के अंतर्गत ही ये आता है। तो डेफिनेटली ये नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स में ये निश्चित रूप से होगा, किसी भी में जितने भी इसके आकार प्रकार होंगे उसमें सारे में ये होंगे कि उसमें पक्षपात की संभावनाएं भी रहेंगी और सबके चुने जाने की बराबर संभावनाएं भी नहीं रहेंगी। अब जब हम आते हैं तो इसके मुख्य रूप से आज दो के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्पजिव सैंपलिंग, जिसको कि हम उद्देश्यपूर्ण न्यायादर्श या प्रतिदर्श कहते हैं। तो उद्देश्यपूर्ण न्यायादर्श प्रतिदर्श हम किसे कहें, तो हम सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से जब हम देखेंगे तो इसको हम बेहतर तरीके से जान सकेंगे। मान लीजिए ये पूरा भारत है, ये पूरा भारत है। अब भारत क्या है? हमारा पॉपुलेशन है। ये क्या है? पॉपुलेशन है। अब भारत अगर हमारा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर अगर हमें ये कहा जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित इलाका होगा, जो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित इलाका है, उस पर आपको क्या करना है, तो आपकी समस्या होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर भूकंप प्रभावित इलाका सबसे ज़्यादा देखेंगे तो गुजरात का कच्छ इलाका प्रायः होता है। तो अब गुजरात का जो कच्छ इलाका होता है उसमें ज़्यादातर भूकंप आते रहते हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर सपोज गुजरात है, तो गुजरात है तो हमारा जो उद्देश्य होगा वो यहाँ के ही लोगों से मिलना जुलना रहेगा, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण है, पहले ही लिखा हुआ है पर्पजिव, उद्देश्यपूर्ण। तो सिर्फ हम उन उद्देश्यों की ही पूर्ति करेंगे जहाँ से मेरी समस्या शुरुआत होती है। तो अब जब हमारा उद्देश्य ये पूरा भारत है, लेकिन पूरे भारत में जब कहा गया कि सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित इलाके, तो उसमें गुजरात का कच्छ आता है। तो गुजरात में भी हमारा नहीं है। गुजरात का जो कच्छ इलाका अगर होगा तो उसमें भी मान लीजिए कि अगर ये पूरा गुजरात है और सपोज यहाँ पर कच्छ है सपोज, तो हम इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम इसको भी छोड़ देंगे और सिर्फ यहाँ पर कच्छ इलाके में जाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति रहती है, वहाँ भूकंप आने पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या लोगों का नुकसान होता है,
क्या क्या बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित चीज़ें होती हैं। अब एक छोटा सा हम उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कहा गया कि बिहार के 12 प्रभावित जिले, अब मान लीजिए कि ये बिहार है, अगर ये बिहार है और इसमें कहा गया कि 12 प्रभावित जिले की समस्या से अवगत आपको करवाना है कि वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या खान पान में दिक्कतें होती हैं उस समय में, खास करके जब बाढ़ आती है तो वो क्या क्या दिक्कतों को फैलाती है। तो अब मान लीजिए कि अगर हमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट अगर हम उसमें से चुनते हैं, मधुबनी चुन लिए, कटिहार चुन लिए, पूर्णिया चुन लिए, सहरसा चुन लिए, अगर सुपौल चुन लिए कि या फिर दरभंगा चुन लिए, तो इसमें से भी हमें कहाँ पर, तो 12 प्रभावित इलाका। अब जब हम सबसे पहले कहाँ पर गए कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को कि सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन सी हैं उसको देखें, और उसमें भी उस डिस्ट्रिक्ट में भी हम उस इलाके को देखेंगे जो कि जहाँ पर वहाँ पर बाढ़ प्रभावित है। अब दरभंगा भी है तो दरभंगा में हर जगह बाढ़ तो नहीं है, तो हम सिर्फ उस इलाके का चयन करेंगे जहाँ पर बाढ़ आती है। सुपौल है तो वहाँ पर हम देखेंगे, सहरसा है तो वहाँ पर हम देखेंगे, पूर्णिया है तो हम वहाँ पर देखेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ हमें उद्देश्य की प्राप्ति करनी है जहाँ पर हमारी समस्या जनित है। अब जब समस्या हमारी सिर्फ इधर से है तो हम सिर्फ इस इलाके को ही देखेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। तो फिर इससे प्रतीत क्या होता है, तो कोई भी शोधकर्ता क्या करता है कि व्यक्तियों को प्रतिदर्श में उसी को सम्मिलित करता है जिन्हें कि वह समझता है कि यह जीव संख्या का हिस्सा है, ये जीव संख्या को सही सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। तो अब सही सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, आप यहाँ पर देखिएंगे कि जनसंख्या हमारी कितनी है, बिहार है। अब बिहार की जनसंख्या में जब हम चूज करते हैं तो हम उद्देश्यपूर्ण में कहाँ जाते हैं, तो कुछ बाढ़ प्रभावित जो ज़िले हैं उसको पकड़ लेते हैं, और उन बाढ़ प्रभावित ज़िलों में भी हम वहाँ से लेते हैं जहाँ पर खास करके उस ज़िले में भी ज़्यादा बाढ़ आती है, वहाँ के इलाके के लोगों से हम बातचीत करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जीव संख्या में से एक शोधकर्ता, अगर मैं शोध करता हूँ तो एक शोधकर्ता उन्हीं लोगों को चिन्हित करता है, किसके लिए, प्रतिदर्श के लिए, नमूना के लिए, सैंपल के लिए। तो उन्हीं लोगों को प्रतिदर्श करता है या उन्हीं इलाकों को प्रतिदर्श में शामिल करना चाहता है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा जटिल या भयंकर हालत है बाढ़ से ग्रसित इलाके में। तो इसके माध्यम से अगर हम जानेंगे तो एक परिभाषा के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जीव संख्या में से कोई भी शोधकर्ता प्रतिदर्श के रूप में उन्हीं पॉपुलेशन या जनसंख्या के हिस्सों को शामिल करता है जहां पर उस शोधकर्ता को लगता है कि ये हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने में या उस उद्देश्य में या उस समस्या का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है। हम सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। अब अभी तक हम जो समझ रहे थे वो इससे पहले हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स सुन रहे थे। तो जब हम रैंडम में करते थे तो हम रैंडम में क्या करते थे, कोई भी जो रैंडम की विधियां हैं उसको अपना करके हम रैंडमाइजेशन कर देते थे। लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें चूँकि रैंडम नहीं है तो हम वहाँ से संबंधित जो मुझे लोग मिलते जाएंगे, हम उन्हीं लोगों को इसमें शामिल करते जाएंगे, अपने न्यायादर्श में शामिल करते जाएंगे। जितने न्यायादर्शों की मुझे ज़रूरत है उतने लोगों को हम शामिल कर लेंगे और उस पर फिर हम अपना रिसर्च करेंगे और उन रिसर्च से प्राप्त जो परिणाम होंगे उसको हम जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि ये अवश्य ही आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरे पर चलते हैं, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो नॉन रैंडम या अयादृच्छिक प्रतिदर्श के जो दूसरे प्रकार हैं आज के, वो हमारा है कन्वीनियंस सैंपलिंग, अर्थात सुविधानुसार प्रतिदर्श या न्यायादर्श।
अब जब सुविधानुसार प्रतिदर्श न्यायादर्श है तो हम इसको किसको कहें कि ये सुविधानुसार प्रतिदर्श न्यायादर्श है? तो मान लीजिए अगर जो सुविधानुसार से एक तात्पर्य होता है कि इसमें कोई भी शोधकर्ता क्या करता है कि पूरी जनसंख्या में से अपनी सुविधा के अनुसार न्यायाधीशों का चयन कर लेता है। सिर्फ इतना कि पूरे पॉपुलेशन में से अपनी सुविधा के अनुसार। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी है, चलिए ये पटना यूनिवर्सिटी है। अब पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और मुझे कॉलेज के शिक्षकों के ऊपर उनके कार्य संतुष्टि के ऊपर अगर मुझे क्या करना है, तो हमारी समस्या है और मुझे शोध प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, तो पटना कॉलेज के बहुत सारे, पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि अलग अलग ज़िलों में भी हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम पटना में रहते हैं, तो पटना में रहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सुविधा को देखेंगे कि पटना में कौन कौन से कॉलेज हैं। अब पटना में जो कॉलेजेस हैं हम वहाँ जा कर के जो हमारे वो भी उसमें भी हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास कौन से कॉलेज हैं जिसमें हम आसानी से कभी भी जब भी मन करे तो हम जा सकते हैं 10 से 4 के बीच में। तो उसमें उसका हम चयन कर लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, उसका हम चयन कर लेंगे और वहाँ पर जा कर के वो कॉलेज में हम चले गए और कॉलेज में भी जिन्हें मुझे लगता है, जिन प्रोफेसर को, जिन लेक्चरर को, जिन असिस्टेंट प्रोफेसर को मुझे लगता है कि इनको हमें अपने न्यायाधीश में चयन करना चाहिए, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर लेंगे, उनको अपने न्यायाधीश का हिस्सा बना लेंगे। अब आप देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया है कि पटना यूनिवर्सिटी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये बहुत सारे उसके जो कॉलेजेस हैं वो विभिन्न ज़िलों में फैले हुए हैं। अब मैं दूसरे ज़िले में नहीं गया डाटा संकलन करने। हम कहाँ गए, तो चूँकि हम पटना में रहते थे तो हम वो भी पटना में भी पूरा नहीं गए, पटना में भी उन इलाकों को चुने, उन कॉलेजों को चुने जो कि हमारे रहने के स्थान से बहुत सटा हुआ इलाका है। मैंने उस स्थान को सिलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद भी उसमें से भी अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या फिर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मैंने उनके ऊपर उनका डाटा संकलन कर लिया और उनके क्या कार्य संतुष्टि है क्या नहीं है उसके ऊपर मैंने अपना डाटा संकलन कर लिया। तो ये एक प्रकार से सुविधानुसार होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हिंदी भाषी लोग अगर साउथ इंडिया चले गए, तो अब वहाँ साउथ इंडिया चले गए तो वो क्या करता है, वहाँ पर जाकर के उसको बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अब उसके पास दिक्कतें हैं कि भाषा का ज्ञान ही नहीं है। अब वो जो साउथ लैंग्वेजेस हैं उसका कोई ज्ञान नहीं है। अब जब उसका कोई ज्ञान नहीं है तो वो खोजता फिरता है कि हिंदी भाषी लोग कौन कौन से कहाँ पर मिलेंगे, वो पता करना चाहता है। अगर मान लीजिए कि उसको रहना है वहाँ पर, तो रहना है तो वो पता करना चाहता है सबसे पहले कि हिंदी भाषी लोग जो हैं वो किस क्षेत्र में रहते हैं। वो वहाँ जाकर अपना डेरा लेगा और वहाँ जाकर के अपना रहेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ हम थोड़ा बहुत तो चलिए थोड़ा बहुत अगर हिंदी वाले लोगों से अगर बातचीत कर लेंगे तो धीरे धीरे करके हम साउथ इंडियन लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर लेंगे या सीख लेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि साउथ इंडियन हमारे यहाँ पर आ गए हिंदी भाषी क्षेत्र में, उनको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेंगे, और उनको अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जॉब लग गया तो वो क्या करेंगे, तो वो ये करेंगे कि वो पता करने की कोशिश करेंगे कि जो साउथ इंडियन लोग हैं वो कहाँ पर या किस इलाके में ज़्यादातर रहते हैं। और उनको जब ये लगेगा कि हाँ फलाने क्षेत्र में अगर ज़्यादा रहते हैं तो वो वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, अपना डेरा वहाँ पर रखेंगे और फिर धीरे धीरे करके साउथ इंडियन लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में वो प्रवेश करेंगे और हिंदी भाषा को अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी सुविधा के अनुसार इस कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम अपनी सुविधा को पहले तरजीह देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी शोधकर्ता जब किसी समस्या को लेकर के क्या करता है, शोध करने जाता है, तो वो जनसंख्या में से
उन इकाइयों को लेता है या उन न्यायाधीशों का चयन करना बेहतर समझता है जो उसकी सुविधा से बहुत ईजिली उसको मिल जाए, और उस पर से वहाँ से न्यायाधीशों का चयन करके फिर उस पर अपना पूरा शोध करता है। तो इस प्रकार से आज इन दोनों के बारे में हम जाने कि पर्पजिव सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या है, अर्थात उद्देश्यपूर्ण पृथदर्श, सुविधानुसार पृथदर्श। इससे पहले हम यादृच्छिक या रैंडम सैंपलिंग के बारे में टेक्निक्स के बारे में जाने हैं। और मुझे लगता है कि आज की कक्षा में ये दोनों जो टॉपिक हैं या तीनों टॉपिक हैं वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी सुनील सर के साथ देख रहे हैं एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल, और आप इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो भी वीडियो होंगे वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।